संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए देखिए, आइएगा आप बोर्ड पे, और यह जो चैप्टर है ना, सदाबहार चैप्टर है। कहिएगा क्यों सदाबहार चैप्टर है? क्योंकि इस चैप्टर का संबंध पूरे पॉलिटी से है, और इसलिए कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न कम से कम इस चैप्टर से देता है। कम से कम एक प्रश्न इस चैप्टर से देता है। तो इसलिए इस चैप्टर को याद रखना जरूरी है। और देखिएगा, इस चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में हम आपके साथ किए हुए रहेंगे, और आसान भी है। एक चीज को दो बार आप जान लीजिएगा तो याद भी रहेगा, समझ लीजिएगा तो याद भी रहेगा। आप कोई भी परीक्षा जीएस आधारित देने जा रहे हैं, वनडे परीक्षा है, इंडियन पॉलिटी से उससे प्रश्न आना है, आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है, और उतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज पढ़ सके। तो मेरा पर्सनली सलाह यह है, 3 चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद पूरा 1 से लेकर 395 तक पूरा देख लीजिएगा एक बार सरसरी निगाह से। दूसरा, संविधान संशोधन एक बार पूरा सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। तीसरा, संघ का शासन। क्वेश्चन यही 3 गो से तो आता है, बस ये 3 गो पढ़ के गए, क्वेश्चन आएगा, बनाइएगा। यही तीनों मेन है भी, समझ गए। तो अब हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन। जानते हैं आज खाना नहीं खा पाए हैं, क्या बताएं आपको। जिस रोज बैच रहता है ना, उस रोज आज तक रिकॉर्ड रहा है, जिस रोज मेरा बैच रहता है उस रोज हम खाना नहीं खा पाते हैं। संविधान संशोधन, देखिए हम आपको पिछले क्लास में यह बात समझाए थे कि जो आपको संविधान संशोधन है क्या है। संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ना या किसी को हटा देना ही संविधान संशोधन है। अब संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने के लिए, संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जाता है, किस सदन में लाया जाता है। देखिए आप याद कीजिए, हम आपको इससे पहले भी बताए हैं विधेयक के विषय में। हम आपको बताए हैं विधेयक 4 प्रकार का होता है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में किसी प्रावधान को जोड़ने या किसी प्रावधान को हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विधेयक किस सदन में आता है, लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जैसे कुछ विधेयक होते हैं जिसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से नहीं लाया जाता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के आता है। राष्ट्रपति के बिना
पूर्व अनुमति के आता है, राष्ट्रपति के बिना पूर्व अनुमति के आता है। दूसरी बात, जो संविधान संशोधन विधेयक है यह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। यहां पे सुनिएगा आप। तो एक तो बात यह स्पष्ट हुआ कि यह विधेयक पूर्व अनुमति के बिना आता है, पूर्व अनुमति के बिना आता, मतलब राष्ट्रपति से कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। दूसरी बात, यह विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है, कोई भी सदन में। यह जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पहले रखा जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में ही पहले रखा जाए, ना, कोई जरूरी नहीं है। इसको पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है या इसको पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। जैसे आप याद कीजिए, राष्ट्रपति को हटाने हेतु जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों में से किसी में, दोनों में से किसी में भी चलाया जा सकता है। तो जो ये विधेयक है दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। अब मान लिया जाए पहले राज्यसभा में आए तो पहले राज्यसभा पारित करेगा, तब लोकसभा जाएगा। अब मान लीजिए कि राज्यसभा पारित कर दिया, अब विधेयक लोकसभा चला गया, राज्यसभा पारित कर दिया, विधेयक लोकसभा चला गया। अब लोकसभा पारित नहीं किया, अगर लोकसभा पारित नहीं किया तो क्या माना जाएगा? माना यह जाएगा कि विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर संविधान संशोधन विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है तो कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अभी नहीं कहिएगा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ना, एकदम नहीं, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। मतलब संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। मतलब राज्यसभा अपना अलग पारित करेगा, लोकसभा अपना अलग पारित करेगा। कोई संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक को लेकर नहीं है। ठीक है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि अगर एक सदन पारित कर दिया, दूसरा नहीं पारित किया, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है, तब क्या होगा? विधेयक खत्म हो जाएगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि राज्यसभा में आया, राज्यसभा ने पहले पारित कर दिया, फिर लोकसभा में गया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया। जब दोनों सदन पारित कर देता है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है, तो फिर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। और जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो यहां पर संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, जैसे आप याद कीजिए, साधारण विधेयक के संदर्भ में याद कीजिए, साधारण विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति का मन है स्वीकृति देने का तो देगा, नहीं मन है नहीं देगा। मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है।
जब संसद का दोनों सदन संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति के पास एकमात्र विकल्प है, वह विकल्प है उस पर अपना हस्ताक्षर करे। दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका शादी लगा, आप लड़की वाला से पैसा ले लिए और फिर डेट तय हो गया, हर चीज हो गया, बारात द्वार लग गया, वहां आप गए, आप लड़की को पहले नहीं देखे थे, आपको मान लिया जाए कि लड़की पसंद नहीं आई, तो फिर वहां से लौटने का कोई उपाय नहीं। अगर लौटने का प्रयास कीजिएगा तो थुड़ा जाइएगा, यानी पिटा जाइएगा। फिर बताइए जीवन भर क्या इज्जत रह जाएगा उस ससुराल में। तो अगर ऐसा कभी आपके साथ होगा, एकदम भागिएगा नहीं, एकदम प्यार से जो है ठीक है लड़की को बोल दीजिएगा जो हम सोचते हैं। हो सकता है हम यहां पे गलत भी हूं, ठीक है, जो हम सोचते हैं बोल दीजिएगा कि अभी तो भी स्थिति और परिस्थिति ऐसा है कि हमको तो तुम्हारा होना ही पड़ेगा, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हारा 100% हो जाए। बस इतना बात बोलिएगा, आपका काम खत्म है, समझे। इतना बात बोल दीजिएगा और ब्याह के ले आइएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानी तो ब्याह के ले आइएगा। अगर वो ज्यादा इधर उधर करेगी तो आप उसको बोलिएगा कि हम तो तुमको बोले ही थे, हम तुम्हारा 100% कभी नहीं हो सकते हैं, समझे। चलिए, तो ये तो कहिएगा बहका रहे हैं। चलिए, तो खैर आपका इच्छा हो, आपको जो करना है। चलिए अब यहां आइए। तो वही जब राष्ट्रपति के पास जाता है ना संविधान संशोधन विधेयक, दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद कोई रास्ता नहीं, उसको हस्ताक्षर करना होता है और करते हैं राष्ट्रपति। क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक या लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। मतलब उसको देना होगा। और इस बार ही बिहार दरोगा इस प्रश्न को पूछा है, 2213 वाला में पूछा है, जो हाल फिलहाल में वैकेंसी क्लियर हुआ है, 2213 लोग नियुक्त हुए हैं, उसमें पूछा है। और हमको लगता है मेंस में पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। तो इसका उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971। यह बात ठीक है। मतलब संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा, यह बात स्पष्ट है। अब देखिएगा, एक चीज और समझिएगा, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है, जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। तो उस विषय में हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, अब आप देखिए, आपको केशवानंद भारतीवाद कई दफा इसकी चर्चा हुई होंगी। तो केशवानंद भारतीवाद
भारतीयवाद। जानते हैं केशवानंद जो है ना, एक मठ का पुजारी था। जमीन विवाद को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसी जजमेंट को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद कहा जाता है। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को दिया है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जो है 24 अप्रैल 1973 को दिया है। और 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती वाद का जजमेंट आया है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। संविधान के मूल ढांचा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। देखिए हम यहां पर समझाना क्या चाह रहे हैं, आप समझिएगा। देखिए हम यहां पर यह बात समझाना चाह रहे हैं, एक चीज समझिएगा। जो भारत का संविधान है ना, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार, भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद को है। भारत की संसद को, भारत की पार्लियामेंट को है। भारत की पार्लियामेंट ही भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन संसद भी संविधान के हर प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो प्रावधान संविधान के मूल ढांचा में आता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने जिस प्रावधान को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान के मूल ढांचा में शामिल किया है, उसमें संसद को भी औकात नहीं है कि वो संशोधन कर सकती है। संसद को भी औकात नहीं है कि वह संशोधन कर सकती है। अब आप कहिएगा संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है? तो ये जो संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत हमारे मूल संविधान में नहीं था, हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जजमेंट में दिया। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कुछ चीजों को लेकर यह घोषणा करी कि यह जो प्रावधान है, ये संविधान के मूल ढांचा में आता है। जैसे आपको पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहां है? तो पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। तो क्या हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता है, जो कि मूल ढांचा है, क्या पंथ निरपेक्षता में संसद कोई संशोधन कर सकती है? नहीं कर सकती है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब सामान्य अर्थों में वैसा देश जहां
सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, जहां सभी धर्म अस्तित्व में हो, जहां पर राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसी को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग रहते हैं, इसलिए भारत पंथ निरपेक्ष है। तो कोई जो ये राग आलाप रहा है, कोई भी पार्टी, स्पेशली राजनीतिक पार्टी जो हिंदूवादी पार्टी है, वह ध्रुवीकरण वोट का, मतदान का, मत का ध्रुवीकरण करने हेतु यह बात कहती है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, फलना चिलना ढेकना करेंगे। सब आसान थोड़े है जी। सिकंदर के समय का भारत है क्या कि सिकंदर जीत लेगा? आज का भारत अलग है, उस समय का भारत अलग था। तो ये सब सिर्फ एक गलत प्रोपेगेंडा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बस। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता है, कभी नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, पाकिस्तान मुस्लिम इस्लाम राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लाम राष्ट्र है, देख लीजिए क्या होता है। तालिबान अफगानिस्तान में देख लीजिए क्या होता है। आप अपने स्तर पे सोचिए ना, अगर मान लिया जाए कि परिवार में एक ही लोग का सब चीज चलता है, तो परिवार के जो अन्य लोग हैं उसका कोई महत्व रहेगा? सब उससे कितना खफा रहेंगे, हाँ या ना? ये एग्जांपल सूट नहीं किया, ठीक है? मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पंथ निरपेक्षता है ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर में आता है तो क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या पंथ निरपेक्षता को कभी प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? कभी नहीं हटाया जा सकता है। इसको हटाने का एकमात्र उपाय यह है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को हटा दे, फिर तो संसद सर्वोपरि हो जाएगा, फिर न्यायालय का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर न्यायालय का सम्मान है तो उसमें कई सारे रीजन है, जिसमें एक ये भी है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। फिर आपको संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली वैसी शासन प्रणाली को कहा जाता है जहां पर शासन संसद के सदनों के द्वारा चलाया जाता है, और संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में आप देख सकते हैं, भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा ही देश में शासन चलाती है। कानून के निर्माण लोकसभा राज्यसभा के द्वारा ही बेसिकली किया जाता है। प्रधानमंत्री देश में शासन चलाते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता माना जाता है। मंत्री लोग देश में शासन चलाते हैं, वो लोग भी लोकसभा राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं। तो देश में तो शासन लोकसभा राज्यसभा ही चलाता, मतलब संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण है लोकसभा 2 सदन होना चाहिए। तो लोकसभा राज्यसभा इसलिए है, कभी भी दोनों सदनों को भी समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहेगा हम लोकसभा को ही समाप्त कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कोई कहेगा राज्यसभा को समाप्त कर देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के लिए 2 सदन का होना जरूरी है। तो ये दोनों सदन कभी समाप्त नहीं हो सकता है, ये दोनों सदन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। संसदीय शासन प्रणाली हो गया। इसके बाद आपको अनुच्छेद 14 को याद कीजिए। अनुच्छेद 14 में 2 बात है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में भी जो प्रावधान है ना, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, वो भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और जानते हैं, अनुच्छेद 14 ही एक ऐसा अनुच्छेद है जो राजनेता तक को नहीं छोड़ता है, और उसको भी जेल में चक्की पिसिंग करना होता है। अगर विधि के समक्ष समानता वाली बात नहीं होती तो लालू यादव का तो पहुंच सीधा
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक है कि था कि नहीं था? तो जेल जाते नहीं जाते। और सब नेता एक ही चट्टा बट्टा का आदमी होता है, वो दिखाने के लिए अलग है, वो जनता के सामने अलग है, सब एक है, समझ गए आप? दक्षिण भारत का एक मूवी देख लीजिएगा, आई एम भारत या ऐसे कुछ है, महेश बाबू है, आई एम भारत ही है, ऐसे कुछ है उसमें। हाँ, सीएम बनता है, वो सीएम बनता है, सीएम वो बनता है, हमको लगता है हाँ बनता है ना। महेश बाबू का मूवी है, देखिएगा, उसमें भारत की पॉलिटिक्स को समझाया गया है, समझे? तो आपको इसको नहीं समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा। फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर आपको संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति, मतलब संसद जो संविधान में संशोधन करता है उसका भी एक सीमा है। ऐसा नहीं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है तो संसद कुछ हो कर लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी भी जो है, उसका भी जो है एक दायरा है। और देखिए, भारत का संविधान हम लोगों को बहुत अधिकार देता है, भारत का संविधान हम लोगों को बहुत अधिकार देता है, लेकिन एक सीमा के भीतर। जैसे हमको बोलने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 जब आप संविधान में पढ़े, आप तो पढ़े ही, हम तो पढ़ाए आपको, हमको तो लग रहा नया बेच ले रहे हैं ना, आप तो पढ़े हैं, ठीक है, सॉरी। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी है, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी है। तो अब आपको बोलने का आजादी है तो आप कुछ हो बोल दीजिएगा, भारत मुर्दाबाद का नारा लगा दीजिएगा, नहीं, देश विरोधी नारा लगा दीजिएगा, नहीं। वैसी कोई भी बात आप नहीं बोल सकते हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसा करते हैं और करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर मुकदमा होगी और जेल में चक्की पीसिंग, समझ गए? तो बोलने का अधिकार है, एक सीमा के भीतर है। फिर आपको व्यवसाय करने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 देता है। तो क्या आप भारत में अफीम बेचने लगिएगा, हेरोइन बेचने लगिएगा, बिहार में शराब बेचने लगिएगा? नहीं, वैसा कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार नहीं है जो प्रतिबंधित है। जैसे बिहार में आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, हाँ, चुरा करके गलत तरीका से तो आप कुछ भी कर सकते हैं महाराज, समझ गए? तो संसद को संशोधन करने की शक्ति है संविधान में, पूरे संविधान में, लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि संसद कुछ भी कर दे ना, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा नहीं सोचना है, सीधा सीधा कुछ नहीं है, समझे? तो यहां तक चीज समझ में आया? और यहां पर एक बात समझाएंगे, ठीक है? यहां पर एक बात और थोड़ा सा समझाते हैं, समझिएगा। देखिए, आप याद कीजिए, जब हम आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 समझा रहे थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में क्या है बताइए तो? राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार, राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार, ठीक है? राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार है, ठीक है? वहां पर हम आपको यह बात समझाए हैं कि वीटो कितने प्रकार के होते? 4। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो,
ब्रैकेट वीटो, विशेषित वीटो। भारत के राष्ट्रपति को एक वीटो के प्रयोग का अधिकार नहीं है। कौन है? विशेषित वीटो। क्या भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग करते हैं? लेकिन क्या क्या अमेरिका के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग करते हैं? इसका क्या मतलब है यहां पे समझिएगा। वहां पर भी समझाए होंगे हम, पता नहीं समझाए या नहीं समझाए, समझाए थे, लेकिन यहां पर जो है थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। वहां पर जितना समझे ना उससे थोड़ा सा आगे यहां पर देखना होगा। देखिए, विशेषित वीटो के प्रयोग का अधिकार, विशेषित वीटो के प्रयोग का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति को है। अमेरिका के राष्ट्रपति को है। देखिए, जब संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, जब संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद किसी विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है, जब संसद किसी विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है और यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसको रोक ले, तो यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने विशेषित वीटो का प्रयोग किया है। लेकिन जब संसद किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करती है और वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है कि वह इसे रोक सकता है, तो इसका यह मतलब होगा कि राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब भारत में अगर संसद ने किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित किया है और वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपना अनुमति देना होगा। राष्ट्रपति को उस पर अपना अनुमति देना। अब थोड़ा यह बात ज्यादा स्पष्ट हुआ होगा पहले की तुलना में कि भारत के राष्ट्रपति विशेषित वीटो का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यानी अगर संसद 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। 24वां संविधान संशोधन 1971 में स्पष्ट तौर पर यह बात कहा गया, वैसा कोई भी विधेयक जिसे भारत की संसद ने 2/3 बहुमत से पारित किया है उस पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी हम यहां पे यह कह सकते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्रयोग का अधिकार नहीं देता है। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हाय, कुछ समझ में आ रहा है? हाय, हाँ या ना बोलिए ना। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि 24वां संविधान संशोधन 1971 भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो के प्रयोग से रोकता है? विशेषित वीटो के प्रयोग से। तो देखिए, अभी तो ये क्वेश्चन पूछा था 2213 मेंस कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य बनाया गया है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को विशेषित वीटो का अधिकार मिला है, तो यहां पर भी आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन 1971। यह बात तो वहां नहीं बताए होंगे, यह बात वहां नहीं बताए, बाद बाकी बात हम वहां पर भी चर्चा किए होंगे, लेकिन ये जो लास्ट लाइन कंक्लूजन दिए हैं
ये बात वहां पर नहीं बताए होंगे, वहां पर बताते भी तो आप नहीं समझ पाते। यहां पर अब आप बेहतर हैं कि आप समझ गए होंगे, समझ गए। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है, भारत के संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है, वह संविधान की अपने आप में सबसे बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। और भारत के संविधान में संशोधन होना प्रारंभ जो है 1951 ईस्वी से ही हो गया था। जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में संशोधन होना प्रारंभ जो है आपको 1951 ईस्वी से, 1951 ईस्वी से भारत के संविधान में संशोधन होना प्रारंभ हो गया, संशोधन होना प्रारंभ हो गया। और तब से लेकर आज तक लगातार भारत के संविधान में जो है आपको संशोधन होते हुए आ रहे हैं। आपको जो हमारे संविधान में संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। जो भारत के संविधान में संशोधन होता है वह 3 प्रकार से होता है। और जो 3 प्रकार से संशोधन होता है उसमें एक है आपको साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और एक है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब देखिए ये साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, और आधे विशेष बहुमत क्या होता है, और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन क्या होता है। देखिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों में संशोधन इस तरीका से होता है, कुछ प्रावधानों में संशोधन इस तरीका से, और कुछ प्रावधानों में संशोधन इस तरीका से। लेकिन ध्यान रहे कि भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा संशोधन होता है वह इस तरीका से होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है। विशेष बहुमत द्वारा भारत के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन होता है। आपको जब किसी विधेयक को संसद के सदनों में रखा जाता है, जब किसी विधेयक को संसद के सदनों में रखा जाता है, तो संसद के जिस भी सदन में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है, तो लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित है, उपस्थित सदस्यों में से, लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित है, उपस्थित सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्यों से अगर किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो यह माना जाता है कि वह विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित हुआ है। आप नहीं समझे होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल ही दे देते, फिर इसको समझाएंगे, तब आप बेहतर वे में समझ पाइएगा। देखिए साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 100 में, अनुच्छेद 148 में, ये सब में जो संशोधन होता है वह साधारण बहुमत के आधार पर होता है। फिर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो संशोधन होता है यह विशेष बहुमत के आधार पर होता है। और फिर
वैसे प्रावधान जो भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, वैसे प्रावधान जो भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, उसमें संशोधन इस प्रकार से होता है, मतलब विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन। जैसे अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में संशोधन, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में संशोधन इस तरीका से होता है। तो ये तो हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो है साधारण बहुमत द्वारा अनुच्छेद 2, 3, 100, 148 में संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में संशोधन होता है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के द्वारा जो है अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन होता है, अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन होता है। अब अनुच्छेद 2 में क्या है, 3 में क्या है, 100 में क्या है, 148 में क्या है, तो आप सभी लोग को हम बताए हैं। अनुच्छेद 2 में है भारत में किसी नए राज्य को प्रवेश दिलाना। फिर अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 3 है, किसी राज्य को विभाजित करके नए राज्य का गठन, नए राज्य का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन। फिर अनुच्छेद 100 में है संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति, कोरम, कोरम उस न्यूनतम संख्या को कहा जाता है जिस न्यूनतम संख्या के मौजूद होने से संसद काम करना शुरू कर देता है। फिर 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अगर उस पद में कोई बदलाव करना है तो वह भी साधारण बहुमत के आधार पर ही होगा। समझ गए? तो इस बात जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण करना है। मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाना है, तो यह काम तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, हाँ या ना? एकदम होगा, अनुच्छेद 3 के तहत होगा। तब उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य बनाना है, इसको लेकर गृह मंत्रालय विधेयक तैयार करेगा। कौन विधेयक तैयार करेगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय तैयार करेगा। गृह मंत्रालय इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी रख सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। अब हम वहां पर उस पूरे राज्य निर्माण की प्रक्रिया को नहीं देखेंगे, तो वो तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया है, वो हम बताए हुए हैं, वो आपको याद होगा, ठीक है। यहां पर हम लोग साधारण बहुमत को समझते हैं। तो नए राज्य, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर नए राज्य के निर्माण को लेकर विधेयक लाया जाएगा। विधेयक कहां लाया जाएगा? तो लोकसभा राज्यसभा में लाया जाएगा। कहां? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जाएगा। मान लिया जाए कि लोकसभा में लाया गया। कहां लाया गया? लोकसभा। लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में जब उत्तर प्रदेश राज्य, लोकसभा में जब उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन तथा नए राज्य के निर्माण को लेकर विधेयक लोकसभा में लाया गया, तो उस दिन लोकसभा में, मान लिया जाए उस दिन लोकसभा में 200 सदस्य मौजूद था। और ध्यान रखिएगा, लोकसभा में 543 का 543 सदस्य हमेशा मौजूद नहीं होता है। 543 का 543 सदस्य हमेशा मौजूद नहीं होता है। कभी 50 होता है, सॉरी 50 रहने पर तो काम ही नहीं होगा, कभी 60 रहेगा, कभी 70, कभी 75, कभी 100, 150, 200। सामान्य तौर पर लोकसभा में 200 के भीतर ही सदस्य होते हैं, सामान्य तौर पर, सामान्य दिनों में। तो मान लिया जाए कि 200 सदस्य है। जिस रोज ये विधेयक आया उस रोज 200 सदस्य है। अब 200 सदस्य लोकसभा में मौजूद है। अब उन 200 सदस्यों में से 200 के 200 सदस्यों ने मतदान किया, और अगर मतदान के दौरान 200 में से 200 का 50% प्लस 1, 200 का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1। अगर लोकसभा में विधेयक आया, लोकसभा में जितने सदस्य मौजूद हैं, जितने उपस्थित हैं, उपस्थित सदस्यों में से जो मतदान कर रहे हैं, उस मतदान करने वालों में से 1/2 प्लस 1,
1/2 + 1। अगर मतदान उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्य 50% से अधिक सदस्य 50% से अधिक सदस्य किसी विधेयक को पारित करता है तो यह माना जाता है कि वह विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित हुआ है। अगर यहां पर मान लिया जाए 100 गो सदस्य है, लोकसभा में जब विधेयक है 100 गो सदस्य है, तो 100 का 50% + 1, अगर 100 का 50% + 1 यानी 51। अगर 150 है तो 76। समझ गए? मतलब अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? मतलब जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है, जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाता है तो उस विधेयक के रखे जाने के समय लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित थे, उन उपस्थित सदस्यों में से जितने ने मतदान किया, मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक, मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक सदस्यों ने अगर किसी विधेयक पर मतदान करके उसे पारित किया तो यह माना जाएगा कि वह विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और समझिएगा इसको। जैसे अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में संसद की गणपूर्ति है। अनुच्छेद 100 में क्या है? संसद की गणपूर्ति, संसद की गणपूर्ति। अभी संसद की गणपूर्ति क्या है बताइए? अभी संसद की गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्यों का 1/10, यानी कुल सदस्यों का 1/10। लोकसभा का कोरम 55 और राज्यसभा 25। लोकसभा का कोरम 55 और राज्यसभा 25। ठीक है, मान लिया जाए इस कोरम को हमें बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। मान लीजिए कि तय किया गया कि इस कोरम को 10% से बढ़ाकर 20% करना है। 10% से बढ़ाकर 20%। और जब अगर मान लिया जाए कि 10% से बढ़ाकर हम 20% करेंगे तो संविधान में जहां पर 10% लिखा हुआ है उस 10% को हटा करके वहां पर 20% लिखना होगा ना। और जब वहां पर 20% लिखना होगा तो हमारे संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर यह काम करना है, ठीक है, तो यह काम करना है तो इसको करने के लिए सबसे पहले विधेयक आएगा। विधेयक कहां आएगा? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या? अगर मान लिया जाए इस काम को करने के लिए लोकसभा में विधेयक आया। कहां विधेयक आया? लोकसभा। नहीं, लोकसभा छोड़िए, बार बार हम लोकसभा बोल रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा लोकसभा में। मान लीजिए कि राज्यसभा में आया और राज्यसभा में जब यह विधेयक आया तो राज्यसभा में 80 गो लोग था। 80 गो राज्यसभा सदस्य बैठे हुए थे। 80 गो राज्यसभा सदस्य बैठे हुए थे तो कितने लोग, 80 में से कितने लोग अगर इसके पक्ष में मतदान कर देंगे तो यह माना जाएगा कि विधेयक साधारण बहुमत से पारित हुआ? 50% + 1 ना, यानी 41 ना। अगर ऐसा होगा तो यह माना जाएगा ना साधारण बहुमत से पारित हुआ? हाँ या ना? यह बात समझ में आ रहा है? चलिए, यह बात समझ में आया है ना? चलिए, अब एक बात यहां पर समझिएगा। एक होता है सदन का बहुमत, ठीक है, एक होता है सदन का बहुमत। सदन का बहुमत, सदन के बहुमत का मतलब क्या होता है जानते हैं? सदन के बहुमत का मतलब होता है सदन में जितने सदस्य हैं उसका 50% से अधिक। गौर कीजिएगा, इस बात को आप समझिएगा। देखिए, एक सदन का बहुमत होता है, सदन के बहुमत का मतलब होता है, सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा, सदन का मतलब लोकसभा राज्यसभा।
सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा। तो सदन के बहुमत का मतलब होता है लोकसभा में कितना सीट, 543, राज्यसभा में कितना, 245। 543 का 50% प्लस 1 कीजिए, क्या होगा, 272। तो लोकसभा सदन का बहुमत है 272। तो जहां पर सदन के बहुमत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब जितना सदस्य है उसका 50% प्लस 1, यानी 543 का 50% प्लस 1। अब 543 का 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 272। अब राज्यसभा का बहुमत, राज्यसभा के सदन का बहुमत, तो 245 का 50% प्लस 1 कीजिए, 123। एक बात बताइए आप हमको यहां पर कि सदन के गणपूर्ति में परिवर्तन को लेकर विधेयक आया राज्यसभा में, और राज्यसभा में जिस रोज यह विधेयक आया था, वह विधेयक के आने के समय राज्यसभा में मात्र 80 गो सदस्य था। 41 सदस्य पक्ष में मतदान किया, तो यह माना जाएगा कि साधारण बहुमत से पारित हो गया, साधारण बहुमत से पारित हो गया। तो एक बात बताइए, क्या यह जो साधारण बहुमत है सदन के बहुमत को क्लियरिफाई करता है? सदन के बहुमत को नहीं करता। करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। सदन के बहुमत को क्लियरिफाई नहीं करता है। समझ गए? तो सीधा याद रखिएगा, वैसे विधेयक जो सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक बहुमत से पारित होता है, 50% से अधिक सदस्यों की संख्या से पारित होता है, तो यह माना जाएगा कि वह साधारण बहुमत से पारित हुआ है। ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझिएगा कि संविधान के वैसे प्रावधान जिसमें परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा होता है, उसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। संविधान के वैसे प्रावधान जिसमें परिवर्तन या बदलाव या संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होता है, उसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता। संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है। लेकिन अगर संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन, परिवर्तन या बदलाव विशेष बहुमत या विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के माध्यम से होता है, तो फिर उसे संविधान संशोधन विधेयक माना जाता। यहां पे देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे भारत के संविधान में संशोधन 3 प्रकार से, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन। लेकिन ध्यान दें, साधारण बहुमत के आधार पर जो संशोधन होता है वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, और ये दोनों के आधार पर जो होता है, इन दोनों को संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है। अब यहां पर विशेष बहुमत को समझिएगा। देखिए, अगर हम विशेष बहुमत की बात करें तो अगर हमें मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, डीपीएसपी में संशोधन करना है, तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जैसे प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो वह इस बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से। इसमें क्या होता है, सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के, सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। अगर कोई विधेयक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है, तो यह माना जाता है कि वह विशेष बहुमत से पारित हुआ है। ठीक है।
यहां पर 50% प्लस 1 है, यहां पर 2/3 है, ठीक है। और यहां पर विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन, 2/3 बहुमत और 28 में से 15 राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। जैसे कि जीएसटी को जब लागू करना था तो जीएसटी को विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित किया गया, और साथ ही साथ जो है भारत के 28 राज्य में से आधा से अधिक राज्य जो है जीएसटी को समर्थन दिया था, तब जाकर के जो है जीएसटी पूरे भारतवर्ष के भीतर लागू हुआ। और ध्यान रहे कि जो है आपको इस तरीका से संशोधन उसी में होता है जो भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ जो है राज्य जो यहां पर पारित करता है साधारण बहुमत के आधार पर उसको पारित करता है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख संविधान संशोधन प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए अब आइएगा यहां पर समझिएगा और देखिए ध्यान दीजिएगा। अब जो बताने जा रहे हैं ना, इस चैप्टर का सबसे मेन सेगमेंट है और प्रश्न मुख्य तौर पर यहीं से आता है। अभी तक तो समझा रहे थे क्या होता है नहीं होता है,